नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी आरआरबी 2024 की स्पेशल सीरीज की 7वीं क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके पहले मैं केमिस्ट्री की 3 क्लासेस एवं मैथ्स के अंतर्गत नंबर सिस्टम की 3 क्लासेस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, दो अस्थिर तरल पदार्थ मेथिल अल्कोहल एवं एसीटोन को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है आंशिक आसवन, फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी या निस्तारण। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंशिक आसवन की प्रक्रिया द्वारा दो अस्थिर तरल पदार्थ जिनके नाम है मेथिल अल्कोहल एवं एसीटोन को अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। पेट्रोलियम ईथर। तो याद रखिएगा, पेट्रोलियम ईथर का प्रयोग डाई क्लीनिंग के लिए किया जाता है। फिर है पैराफिन मोम। तो याद रखिएगा, पैराफिन मोम का प्रयोग मरहम एवं कॉस्मेटिक्स के लिए किया जाता है। फिर है एस्फाल्ट एवं कोक। तो याद रखिएगा, एस्फाल्ट एवं कोक का प्रयोग छत और सड़क निर्माण में इलेक्ट्रोड की तरह किया जाता है। और डी में दिया गया है गैसोलीन। तो याद रखिएगा, गैसोलीन का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इसका सही क्रम होगा ए का 2। पेट्रोलियम ईथर का प्रयोग ड्राई क्लीन के लिए किया जाता है। बी का पैराफिन मोम का प्रयोग मरहम के तौर पर किया जाता है, तो बी का 4। एस्फाल्ट और कोक का प्रयोग छत और सड़क निर्माण में इलेक्ट्रोड की तरह किया जाता है, तो सी का 3। और गैसोलीन का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, तो डी का 1। यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा। ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का ए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आशुद्ध जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती? याद रखिएगा, आशुद्ध जल का मतलब होता है डिस्टिल्ड वाटर, और डिस्टिल्ड वाटर में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें सांस नहीं ले सकते, प्रसारण मछली के शरीर के तरल पदार्थ को पतला कर देती है। प्रसारण का मतलब होता है ऑस्मोसिस। फिर ऑप्शन दिया गया है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। और अगला ऑप्शन है, इसमें भोजन नहीं होता। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब होता है परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थ को पतला कर देता है। यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट है, परासरण है। परासरण का मतलब होता है ऑस्मोसिस। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा कि ऑस्मोसिस के कारण मछली के तरल पदार्थ पतले हो जाते हैं, मछली के शरीर के तरल पदार्थ। अगला प्रश्न है, HCFCS का विस्तार क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, हाई डेंसिटी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC आप सभी जानते हैं। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रेटेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हीटेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो याद रखिएगा, HCFCS का पूर्ण रूप होता है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। CFC का भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का होता है और HCFCS का होता है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक होता है? यानी कि पूछा गया है, शुद्ध पानी किस तरह का विद्युत का चालक होता है? ऑप्शन है औसत, अच्छा, खराब या सुपर। तो आप सभी जानते हैं, शुद्ध पानी विद्युत का खराब चालक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, खराब चालक। अगला प्रश्न है, इसमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कैल्शियम कार्बाइड, अमोनियम नाइट्रेट, एसिटिलीन या कैल्शियम कार्बाइड एवं एसिटिलीन दोनों। तो याद रखिएगा, फल को पकाने के लिए इन दोनों का प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड का भी और एसिटिलीन का भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? याद रखिएगा, गलत पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है। लेकिन आप सभी जानते हैं, ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है, यानी कि सही जवाब है। फिर ऑप्शन दिया गया है, ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, यह सही है। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, आप सभी जानते हैं। ठोस पदार्थ लगभग असंपीडनीय होते हैं, यह कथन भी सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था गलत कथन। तो ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है, लेकिन ऑप्शन में दिया गया है अनिश्चित। अगला प्रश्न है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? ऑप्शन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑटो हॉर्न, मेंडलीव
या एंटोनी लेवॉइजियर, तो आप सभी जानते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री या आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवॉइजियर को माना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा एंटोनी लेवॉइजियर, ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सभी प्रश्न पहले कई एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो चुके हैं और आपके एग्जाम में आने की भी इनकी पूर्ण संभावना है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो याद रखिएगा क्लोरोफॉर्म के सॉल्यूशन में नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? ऑप्शन है चमकदार भाग, बिना चमकदार भाग, गैस की लौ का नीला भाग या गहरा भाग। तो याद रखिएगा गैस की लौ का नीला भाग सर्वाधिक गर्म होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्टर्लिंग सिल्वर की न्यूनतम 1000वें भाग की शुद्धता क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन दिए गए हैं 916, 925, 935 या 950। तो याद रखिएगा स्टर्लिंग सिल्वर के न्यूनतम 1000वें भाग की शुद्धता होती है 925, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दिए गए हैं पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। तो याद रखिएगा पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण नहीं होता, पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। तो याद रखिएगा पानी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक होता है, ना कि मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो पानी एक मूल तत्व है, तो यह कथन भी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेत पानी फिल्टर के संदर्भ में सही नहीं है? याद रखिएगा गलत पूछा गया है, रेत पानी फिल्टर यानी सैंड फिल्टर की बात की जा रही है। ऑप्शन है यह रोग जनित परजीवियों को निष्क्रिय करता है या मार देता है, यह अवसादन के बड़े कणों को हटा देता है, यह निस्पंदन छोटे कणों को हटा देता है। यह तीनों कथन सत्य है। उच्च गुणवत्ता वाला पानी हमेशा सुनिश्चित होता है, तो यह इसका कथन गलत है। उच्च गुणवत्ता वाला पानी हमेशा सुनिश्चित नहीं होता इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन ए में दिया गया है, यदि हम तापमान और दाब बढ़ाते हैं तो हम वायुमंडलीय गैसों को द्रव अवस्था में बदल सकते हैं। तो यह कथन गलत है, क्योंकि तापमान कम किया जाता है और दाब बढ़ाया जाता है, तब जाकर वायुमंडलीय गैस द्रवीय अवस्था में बदल सकती है। फिर दिया गया है, एक गर्म शुष्क दिन का अर्थ है वायुमंडल का तापमान कम है और हवा की आर्द्रता ज्यादा है। इन दोनों कारकों से बाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है और इस प्रकार भारी मात्रा में सर्दी होती है। तो यह कथन भी गलत है। ऑप्शन दिए गए हैं, केवल ए सत्य है, ए और बी दोनों सत्य है, केवल बी सत्य है, ए और बी दोनों असत्य है। तो यह दोनों कथन असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ए और बी दोनों असत्य है। अगला प्रश्न है, आलू के चिप्स को तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफे में किस गैस को भरा जाता है? यानी कि पूछा गया है आलू के चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन। तो याद रखिएगा आलू के चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सही मिलान करें। एक तरफ दिया है आविष्कार या खोज और दूसरी तरफ दिया है आविष्कारक या खोजकर्ता या वैज्ञानिक का नाम। सबसे पहले दिया है डायनामाइट। तो डायनामाइट आप सभी जानते हैं, इसके अलावा डेट भी याद रखिएगा। डायनामाइट की खोज 1867 में की गई थी और किसने की थी? तो याद रखिएगा अल्फ्रेड नोबेल ने, जिनके नाम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी 1867 में। यह वर्ष इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर पूछ लिया जाता है। उसके बाद दिया गया है डायनेमो। डायनेमो आप सभी जानते हैं, डायनेमो एक प्रकार का इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, जिसे आप एक जनरेटर कह सकते हैं, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और इसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी। फिर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का तो आप सभी जानते हैं, बचपन से पूछा जा रहा है हर एग्जाम में, जे थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो ए का 3, 2 का 2, सी का 1 और डी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो
स्कूल के समय से पूछे जा रहे हैं, बाकी डायनामाइट और डायनामो का भी आप याद रखिएगा और 1867 वर्ष याद रखिएगा। इसके आगे डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी अगर बाई चांस पूछा जाता है तो याद रखिएगा 25 नवंबर 1867 में खोज की गई थी डायनामाइट की, अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पानी के साथ अम्ल या क्षार मिश्रण करने की प्रक्रिया क्या होती है जिसके परिणाम स्वरूप आयनों की सांद्रता या सघनता में प्रति इकाई मात्रा में कमी आती है? ऑप्शन है साबुनीकरण, घोल, विलयन या पायसीकरण। तो आप सभी जानते हैं पानी के साथ अम्लीय क्षार के मिश्रण करने की प्रक्रिया को विलयन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संसाधन हेतु मुख्यतः यूएचटी प्राक्रमण का प्रयोग किया जाता है। यूएचटी का मतलब होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, और याद रखिएगा यूएचटी का प्रयोग दूध के लिए किया जाता है। इसमें लगभग 135 डिग्री सेल्सियस के लिए 135 डिग्री सेल्सियस पर तेजी से दूध को गर्म किया जाता है ताकि लंबे समय तक दूध खराब ना हो। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। इसका प्रयोग यूएचटी का प्रयोग दूध के लिए किया जाता है और इसका पूर्ण रूप भी याद रखिएगा, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। और अगर आपसे टेम्परेचर पूछा जाए तो लगभग 135 डिग्री पर इस दूध को गर्म किया जाता है। अगला प्रश्न है, म्यूसिलीज को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन है टूथपेस्ट, कीटनाशक, गोंद या च्युइंगम। तो याद रखिएगा म्यूसिलीज को अगर पानी के साथ गर्म किया जाता है तो इसे गोंद की तरह प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जब अग्निशामक की नोक को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए, इधर डैश दिया है, डैश अम्ल में मिलाया जाता है, यानी पूछा गया है कौन सा अम्ल किस में मिलाया जाता है। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, सल्फ्यूरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, या कार्बनिक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट में। तो याद रखिएगा जब अग्निशामक की नोक को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में मिलाया जाता है। इस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है या उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, चार शब्दों में से एक शब्द एक वर्ग है जिसमें अन्य तीन सदस्य संबंधित हैं, वर्ग समूह को पहचाने। ऑप्शन में दिया गया है नीलम, माणिक, पन्ना और रत्न। तो आप सभी जानते हैं नीलम, माणिक और पन्ना यह तीनों रत्न की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, यहां डैश दिया गया है, क्या आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है जिलेटिन, चीनी, दूध या स्ट्रॉबेरी। तो याद रखिएगा जिलेटिन आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्टेबलाइजर के प्रयोग में रूप में इस तरह प्रयोग किया जाता है कि यह आइसक्रीम को एक स्थिर रूप बनाए रखने में मदद करता है, ना कि बड़े क्रिस्टल बनने देता है और ना ही आइसक्रीम को मेल्ट होने देता है। इस कारण से जिलेटिन को एज अ स्टेबलाइजर आइसक्रीम में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विलायक अणुओं की एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च क्षमता वाले क्षेत्र में सहज उस दिशा में घुलनशील पदार्थ की सघनता को दोनों तरफ से सामान्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं? सक्रिय हलचल, निष्क्रिय हलचल, रिवर्स ऑस्मोसिस या ऑस्मोसिस। तो याद रखिएगा उसे ऑस्मोसिस कहा जाता है, जो घुलनशील पदार्थ की सघनता को दोनों तरफ से सामान्य बनाए रखती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए में दिया गया है, एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है और वह बड़ी संख्या में OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करता है। तो यह कथन सत्य है और इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा, NaOH या फिर KOH। अगला कथन दिया है, एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह बड़ी संख्या में OH+ आयन उत्पन्न करता है। तो यह कथन गलत है, यानी सिर्फ ऑप्शन नंबर या कथन नंबर ए सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, केवल ए सत्य है। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें कितने परमाणुओं तक की श्रृंखला होती है? श्रृंखला यानी सीरीज होती है। तो याद रखिएगा सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ जो यौगिक बनाता है उसमें 7 या 8
परमाणुओं तक की सीरीज होती है या श्रृंखला होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। सबसे पहले दिया है डाल्टन और इधर दिया है हाइड्रोजन का परमाणु, फिर 10 की पावर -10 मीटर, बी का होगा 1, यह परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु की साइज है। फिर पोटेशियम का लैटिन नाम, तो याद रखिएगा पोटेशियम को लैटिन भाषा में कैल्शियम कहा जाता है, तो सी का होगा 2। और डाल्टन तीसरे नंबर पर दिया है तत्वों हेतु सर्वप्रथम चिन्हों का प्रयोग करने वाला, तो याद रखिएगा तत्वों को सबसे पहले सिंबल का यूज किया था डाल्टन ने, यानी कि ए का होगा 3, ए का 3, बी का 1 और सी का 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। इस तरह के प्रश्नों से 3 प्रश्न बनने की संभावना रहती है, इस कारण से यह काफी महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से देखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है तत्वों को सर्वप्रथम चिन्हों का प्रयोग किसने किया था तत्वों के लिए, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा डाल्टन ने। फिर प्रश्न पूछा जा सकता है हाइड्रोजन का परमाणु की साइज कितनी रहती है, तो 10 की पावर -10 मीटर। फिर पोटेशियम को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम कहा जाता है लैटिन भाषा में पोटेशियम को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के द्वारा धातु किस कारण से कट जाती है। सबसे पहले तो याद रखिएगा यह प्रश्न पूछा जाता है कि ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है, गैस बेल्डिंग में या गैस कटिंग में, तो याद रखिएगा एसिटिलीन। एक प्रश्न तो यही बनता है। फिर पूछा गया है फ्लेम कटिंग के दौरान धातु किस कारण से कट जाती है। ऑप्शन है धातु के वाष्पन के कारण, धातु के जलने के कारण, सामान्यन प्रक्रम के कारण या गहन ऑक्सीकरण के कारण, तो याद रखिएगा गहन ऑक्सीकरण के कारण धातु कट जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा, ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है। ऑप्शन दिए गए हैं हिदेकी युकाबा, एस.एन. बोस, जे.सी. बोस या जे.जे. थॉमसन, तो याद रखिएगा परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज हिदेकी युकाबा ने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इनका नाम याद रखिएगा हिदेकी युकाबा। अगला प्रश्न है, एक परमाणुओं का समूह जो आवेश को लेकर चलता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आप सभी जानते हैं परमाणुओं का समूह जो आवेश को लेकर चलता है उसे बहु परमाणु आयन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आरआरबी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए केमिस्ट्री की चौथी क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर 3 केमिस्ट्री की क्लासेस हैं, इसके अलावा 3 मैथ्स में नंबर सिस्टम की क्लासेस हैं, तो उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।